सोचो, 500 से 1500 ईस्वी के बीच का यूरोप। ये दौर, जिसे मध्य युग कहते हैं, 1000 साल तक चला और इसमें समाज, संस्कृति और राजनीति में बड़े बदलाव आए। ये वो समय था जब रोमन साम्राज्य के अवशेष कई राज्यों और रियासतों में बंट गए। हर एक के अपने रिवाज और परंपराएं थीं। यूरोप में हर जगह बड़े बड़े किले, गांव और दूर दूर तक फैले खेत थे। मध्य युग किलों, शूरवीरों और विशाल खेतों का समय था। किले रईसों के घर और सुरक्षा के प्रतीक थे। कवच पहने शूरवीर अपने स्वामी की रक्षा और शिष्टता के नियमों का पालन करने की शपथ लेते थे। किसानों द्वारा जोते गए खेत मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, जो जीवन के लिए जरूरी चीजें प्रदान करते थे। जिंदगी आज से बहुत अलग थी। गांव मध्ययुगीन जीवन का केंद्र थे, जहां लोग रहते, काम करते और मिलते जुलते थे। बाजार चहल पहल से भरे होते थे। सौदेबाजी करने वाले व्यापारियों की आवाजें, ताजी उपज की खुशबू और दूर देशों से आए रंग बिरंगे सामानों से। ये बाजार सिर्फ व्यापार के केंद्र नहीं, बल्कि जानकारी और सामाजिक मेलजोल के केंद्र भी थे। लोग गांवों या जागीरों में रहते थे, जिन पर जमींदारों का राज्य था। जागीर जमीन का मुख्य भाग थी और जमींदार के पास गांव वालों के जीवन पर काफी अधिकार था। जमींदार और गांव वालों का रिश्ता आपसी दायित्वों का था। गांव वाले जमीन पर काम करते और सेवाएं देते, जबकि जमींदार सुरक्षा और न्याय प्रदान करता। रोजमर्रा की जिंदगी खेती, शिल्प और धर्म के इर्द गिर्द घूमती थी। खेती मुख्य पेशा था और मौसम जीवन की गति तय करते थे। लोहार, बढ़ई और बुनकर जैसे कारीगर समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, आवश्यक सामान और सेवाएं प्रदान करते थे। धर्म रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था और चर्च का कैलेंडर महत्वपूर्ण घटनाओं और त्योहारों को चिह्नित करता था। जीवन कठिन था। दवा और शिक्षा की सुविधा कम थी। ज्यादातर लोग किसान थे, जो साधारण घरों में रहते थे, जिनमें सुविधाएं कम थीं, बीमारियां आम थीं और चिकित्सा ज्ञान अधूरा था, अक्सर जड़ी बूटियों और स्थानीय वैद्यों के कौशल पर निर्भर। शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार थी। आम तौर पर पादरियों और रईसों के लिए लोग साधारण घरों में रहते थे, अक्सर अपने जानवरों के साथ जगह साझा करते थे। ये घर आमतौर पर लकड़ी और फूस से बने होते थे, मिट्टी के फर्श और कम सामान के साथ। चूल्हा घर का केंद्र था, जो गर्मी और खाना पकाने की जगह प्रदान करता था। मुर्गियों और सूअर जैसे जानवरों को चोरी से बचाने और भोजन का स्रोत प्रदान करने के लिए घर के अंदर ही रखा जाता था। कठिनाइयों के बावजूद लोगों को उत्सवों, संगीत और कहानियों में खुशी मिलती थी। त्योहार बेसब्री से इंतजार की जाने वाली घटनाएं थीं, जो रोजमर्रा के कामों से छुट्टी और एक समुदाय के रूप में साथ आने का मौका देती थीं। संगीत, नृत्य और दावत इन उत्सवों का केंद्र थे, जो खुशी और साथ का एहसास दिलाते थे। कहानी सुनाना, चाहे चूल्हे के पास हो या गांव के चौक में, एक प्रिय परंपरा थी, जो वीरता, नैतिकता और आश्चर्य की कहानियों को आगे बढ़ाती थी। कैथोलिक चर्च लोगों के जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता था। आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता और सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करता था। चर्च न केवल पूजा का स्थान था, बल्कि सीखने और सामुदायिक जीवन का केंद्र भी था। पादरी और भिक्षु सम्मानित व्यक्ति थे, जो शिक्षा, दान और नैतिक नेतृत्व प्रदान करते थे। चर्च की शिक्षाओं ने दुनिया के बारे में लोगों की समझ और उसमें उनके स्थान को आकार दिया, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया और मोक्ष की आशा प्रदान की। सामंती व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था तय करती थी, जिसमें किसान सुरक्षा और जमीन के बदले अपने स्वामी की सेवा करते थे। इस व्यवस्था ने दायित्वों और वफादारी का एक पदानुक्रम बनाया, जिसमें राजा सबसे ऊपर, उसके बाद शक्तिशाली रईस, शूरवीर और सबसे नीचे किसान होते थे। समाज के प्रत्येक स्तर की अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां थीं, जो मध्ययुगीन जीवन को परिभाषित करने वाले जटिल संबंधों का जाल बनाती थीं। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां परंपरा और पदानुक्रम का राज्य था। रईस सुविधाओं और शक्ति का आनंद लेते हुए सापेक्षिक विलासिता में रहते थे, जबकि अधिकांश आबादी उन्हें बनाए रखने के लिए मेहनत करती थी। फिर भी इस कठोर संरचना के भीतर व्यवस्था और स्थिरता की भी भावना थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह और कर्तव्यों को जानता था। मध्य युग विरोधाभासों का समय था, जहां कठिनाई और आनंद, विश्वास और अंधविश्वास एक नाजुक संतुलन में साथ साथ रहते थे। मध्ययुगीन यूरोप एक सख्त सामाजिक पदानुक्रम पर बना था, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह, जिसकी अलग अलग पायदानियां होती हैं। यह पदानुक्रम केवल एक सामाजिक संरचना नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था, जो जीवन के हर पहलू को निर्धारित करता था। आपके जन्म के क्षण से ही इस पदानुक्रम में आपका स्थान निर्धारित हो जाता था और एक पायदान से दूसरे पायदान पर जाना लगभग असंभव था।
ये व्यवस्था उस समय की संस्कृति और कानूनों में गहराई से समाविष्ट थी, जो इसे मध्ययुगीन समाज की एक परिभाषित विशेषता बनाती थी। सबसे ऊपर राजा विराजमान था, जो भूमि का सर्वोच्च शासक था। राजा केवल एक राजनीतिक नेता ही नहीं था, बल्कि एकता और शक्ति का प्रतीक भी था। उसके फैसले पूरे राज्य को प्रभावित करते थे और उसका अधिकार दैवीय माना जाता था, जिसे अक्सर स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त माना जाता था। राजा भव्य महलों में रहता था, जो वैभव और विलासिता से घिरा हुआ था, आम लोगों के संघर्षों से कोसों दूर। उसका दरबार साजिशों और सत्ता के खेल का स्थान था, जहां रईस उसकी कृपा के लिए होड़ करते थे और उसके फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। उसके नीचे शक्तिशाली रईस थे, जिनके पास जमीनें थीं और उन्होंने राजा के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। ये रईस सामंती व्यवस्था की रीढ़ थे, जो विशाल संपदाओं का प्रबंधन करते थे और भूमि पर काम करने वाले किसानों की देखरेख करते थे। वे आराम और विशेषाधिकारों से भरे जीवन का आनंद लेते हुए हवेलियों और महलों में रहते थे। उनकी वफादारी और सैन्य समर्थन के बदले में राजा ने उन्हें भूमि और उपाधियां प्रदान की, जिससे वे राज्य के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बन गए। हालांकि उनकी शक्ति पूर्ण नहीं थी, क्योंकि वे हमेशा राजा की इच्छा के अधीन होते थे। शूरवीर, जो अपनी शिष्टता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे, भी कुलीन वर्ग का हिस्सा थे। वे मध्ययुगीन दुनिया के योद्धा थे, जिन्हें कम उम्र से ही लड़ने और शिष्टता के नियमों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। यह नियम बहादुरी, सम्मान और महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे गुणों पर जोर देता था। शूरवीरों ने क्षेत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अक्सर टूर्नामेंट और लड़ाइयों में भाग लिया। उन्हें उनकी सैन्य सेवा के बदले रईसों द्वारा भूमि प्रदान की जाती थी और उनका दर्जा सम्मान और जिम्मेदारी दोनों का होता था। फिर पादरी वर्ग आया, जो धार्मिक नेता थे, जिनका लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। मध्ययुगीन यूरोप में चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी, जिसका अपना पदानुक्रम और विशाल धन था। स्थानीय पुजारियों से लेकर उच्च पदस्थ बिशपों तक पादरी वर्ग के सदस्यों ने समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन, शिक्षा और दान प्रदान किया, और प्रमुख निर्णयों के लिए अक्सर उनकी स्वीकृति आवश्यक होती थी। चर्च के पास बड़ी मात्रा में जमीन भी थी और उसकी अपनी अदालतें थीं, जिससे वह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति भी बन गई। इस सामाजिक सीढ़ी के सबसे नीचे किसान थे, जो किसान और मजदूर थे, जो आबादी का विशाल बहुमत बनाते थे। किसानों के लिए जीवन कठोर और मांग वाला था। पूरे राज्य के लिए भोजन का उत्पादन करने के लिए भूमि पर काम करने में लंबा समय व्यतीत होता था। वे साधारण घरों में रहते थे, अक्सर बुनियादी आवश्यकताओं से थोड़ा अधिक के साथ। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद उनके पास बहुत कम अधिकार थे और वे अपने स्वामियों की इच्छा के अधीन थे। उनका जीवन अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष से चिह्नित था, जिसमें उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार की बहुत कम उम्मीद थी। इस कठोर व्यवस्था ने व्यक्ति के जीवन के लगभग हर पहलू को निर्धारित किया, जिसमें यह भी शामिल था कि वे किससे शादी कर सकते हैं। शादियां अक्सर प्यार के बजाय गठबंधन को मजबूत करने और धन सुरक्षित करने के लिए की जाती थीं। सामाजिक गतिशीलता लगभग असंभव थी और लोगों से पदानुक्रम में अपना स्थान स्वीकार करने की उम्मीद की जाती थी। इस स्वीकृति को चर्च और राज्य दोनों द्वारा सुदृढ़ किया गया था, जिसने सिखाया था कि सामाजिक व्यवस्था दैवीय रूप से नियत थी। अपनी कठोरता के बावजूद इस व्यवस्था ने एक ऐसी दुनिया में स्थिरता और व्यवस्था की भावना प्रदान की, जो अप्रत्याशित और खतरनाक हो सकती थी। जैसा हम आजकल प्यार समझते हैं, वैसा प्यार मध्ययुगीन यूरोप में शादी का कारण नहीं होता था। शादी एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट की तरह होती थी, जमीन जायदाद, दौलत या पॉलिटिकल अलायंसेस पाने का जरिया, खासतौर पर नोबल फैमिलीज के लिए। बच्चों की शादी कौन से घर में होगी, ये डिसाइड करने में माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता था। वो सोशल स्टैंडिंग और फैमिली टाइज जैसी चीजों को ध्यान में रखते थे। ऐसा नहीं है कि प्यार बिल्कुल नहीं होता था। लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करते थे, लेकिन रोमांटिक लव को सक्सेसफुल मैरिज के लिए जरूरी नहीं माना जाता था। शादी के बाद कपल से एक्सपेक्टेड होता था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं। पुरुष प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर, और महिलाएं होम मेकर और मां। मध्ययुगीन घर में जिंदगी एक साथ मिलजुल कर रहने जैसी थी, जहां हर किसी का अपना काम होता था।
घर का मुखिया होने के नाते पुरुष की जिम्मेदारी अपने परिवार का पेट पालना और उनकी रक्षा करना होता था। वो खेती करता था, पैसों का हिसाब रखता था और गांव के मामलों में परिवार का प्रतिनिधित्व करता था। महिला का क्षेत्र घर होता था। वो खाना बनाती थी, साफ सफाई करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी और घर के काम काज संभालती थी। परिवार के लिए ऊन काटना, कपड़ा बुनना और कपड़े बनाना भी उसकी जिम्मेदारी होती थी। बच्चों से भी छोटी उम्र से ही घर के कामों में हाथ बंटाने, खेती में मदद करने, खाना बनाने या छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की उम्मीद की जाती थी। मध्ययुगीन समय में बचपन आज के बचपन से बहुत अलग था। बचपन को जीवन के एक अलग पड़ाव के रूप में देखने का नजरिया उस समय नहीं था जैसा आज है। बच्चों को अक्सर छोटे मोटे बड़ों की तरह देखा जाता था और उनसे छोटी उम्र से ही परिवार और समाज में जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद की जाती थी। उनका जीवन उस समय के सामाजिक और आर्थिक ढांचे से प्रभावित होता था, जो उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों और भविष्य की संभावनाओं को तय करता था। बच्चों को छोटे बड़ों की तरह देखा जाता था और उनसे कम उम्र से ही परिवार की भलाई में योगदान करने की उम्मीद की जाती थी। इसका मतलब अक्सर खेती के काम में मदद करना, जानवरों की देखभाल करना या घर के कामों में हाथ बंटाना होता था। काम का बंटवारा स्पष्ट था और बच्चे घर के कामकाज का एक अभिन्न अंग थे। लड़कों और लड़कियों की अलग अलग भूमिकाएं होती थीं। लड़के अक्सर अपने पिता के साथ खेतों में काम करते थे या कोई हुनर सीखते थे, जबकि लड़कियां अपनी माँओं के साथ घर के कामों में मदद करती थीं। शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी और कई बच्चे अपने शुरुआती वर्षों के बाद जीवित नहीं रह पाते थे। बीमारियां, खराब पोषण और चिकित्सा ज्ञान की कमी ने उच्च मृत्यु दर में योगदान दिया। परिवारों को अक्सर कई बच्चों को खोने के दर्दनाक हादसे का सामना करना पड़ता था। इस कठोर वास्तविकता ने बच्चों की परवरिश और उन पर रखी गई उम्मीदों को प्रभावित किया। जीवित बच्चों को अक्सर प्यार दिया जाता था, लेकिन उन्हें कम उम्र से ही जीवन की कठोर वास्तविकताओं के लिए भी तैयार किया जाता था। खिलौने और खेल मौजूद थे, लेकिन खेल अक्सर जरूरी कौशल सीखने से जुड़े होते थे। लकड़ी के खिलौने, साधारण खेल और गतिविधियां बच्चों को वे कौशल सिखाने के लिए डिजाइन किए गए थे जिनकी उन्हें बड़े होने पर जरूरत होती थी। उदाहरण के लिए, लड़के छोटे औजारों से खेल सकते थे या तीरंदाजी का अभ्यास कर सकते थे, जबकि लड़कियों के पास गुड़ियां हो सकती थीं जो उन्हें बच्चों की देखभाल के बारे में सीखने में मदद करती थीं। खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, यह बच्चों को समाज में उनकी भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करने का एक तरीका था। ज्यादातर बच्चों के लिए, खासकर किसान परिवारों के बच्चों के लिए, शिक्षा सीमित थी। औपचारिक स्कूली शिक्षा दुर्लभ थी और साक्षरता दर कम थी। ज्यादातर शिक्षा घर पर या शिक्षुता के माध्यम से होती थी। किसान बच्चों ने व्यावहारिक कौशल सीखे जो जीवित रहने के लिए जरूरी थे, जैसे खेती, खाना बनाना और बुनियादी शिल्प कौशल। शिक्षा एक ऐसी विलासिता थी जिसे बहुत कम लोग वहन कर सकते थे और ये अक्सर अमीर या कुलीन वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती थी। लड़कों को अपने पिता से खेती या शिल्प में कुछ प्रशिक्षण मिल सकता था, जिससे वे परिवार के व्यवसाय या व्यापार को संभालने के लिए जरूरी कौशल सीखते थे। ये व्यावहारिक प्रशिक्षण उनकी भविष्य की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण था। लड़कों से उनके पिता के व्यापार में कुशल बनने की उम्मीद की जाती थी, चाहे वह खेती हो, लोहार का काम हो या कोई अन्य शिल्प। इस शिक्षुता प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहें। जबकि लड़कियां अपनी माँओं से घर के कामकाज सीखती थीं। उन्हें खाना बनाना, साफ सफाई करना, सिलाई करना और घर का प्रबंधन करना सिखाया जाता था। ये कौशल घर चलाने के लिए जरूरी थे और माँ से बेटी को दिए जाते थे। लड़कियों से छोटे भाई बहनों की देखभाल करने और घर के अन्य कामों में मदद करने की भी उम्मीद की जाती थी। काम का बंटवारा स्पष्ट था और घर के भीतर हर लिंग की विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां थीं। हालांकि कुलीन बच्चों के पास शिक्षकों तक पहुंच थी और उन्हें पढ़ना, लिखना और लैटिन जैसे विषयों में शिक्षित किया जाता था। उनकी शिक्षा ज्यादा औपचारिक और व्यापक थी, जो उन्हें नेतृत्व, शासन और चर्च में भूमिकाओं के लिए तैयार करती थी। कुलीन लड़के शिष्टता, युद्ध और संपत्ति प्रबंधन के बारे में सीख सकते थे, जबकि कुलीन लड़कियों को अक्सर कला, साहित्य और उनके दर्जे के अनुसार अपेक्षित सामाजिक शिष्टाचार में शिक्षित किया जाता था। इस शिक्षा ने कुलीन बच्चों को उनके किसान समकक्षों से अलग कर दिया और उन्हें समाज में उनकी भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार किया।